एनटीएससी होता क्या है? कौन से स्टूडेंट्स हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं? कब अप्लाई होता है? कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो? इसका सिलेबस क्या रहेगा? स्ट्रेटजी क्या रहेगी? अगर आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कैसे क्रैक किया जा सकता है? क्या कोचिंग लेनी ज़रूरी है? कौन सी बुक्स रहेगी? ये सब कुछ जो आपके सैकड़ों क्वेश्चंस हैं एनटीएससी से रिलेटेड, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको एक प्लानिंग स्ट्रेटजी भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे। हर किसी के पेरेंट्स की एक विश कह लीजिए, उम्मीदें होती है कि उनके बच्चे हैं वो लाइफ में सक्सेस प्राप्त करेंगे। आपके जो फादर हैं, आपके जो मदर हैं, जो काम किए जा रहे हैं, उनको उम्मीदें हैं कि आप 10th क्लास में हो चुके हो, कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सक्सेस मिलेगी आपको। उनकी दुआएं होती है। वो जब सोते हैं, जब वो सुबह उठते हैं, तो वो एक ही चीज़ सोचते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर ये पहला आपके पास प्लेटफॉर्म होगा जिससे आप अपने सपने, अपने ड्रीम्स और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स है वो पूरे कर सकते हो। यहाँ पर आपके ड्रीम्स को पंख मिल जाएंगे। आप जहाँ चाहोगे वहाँ पर उड़ पाओगे। यहाँ पर आपके ड्रीम्स को एक रास्ता मिल जाएगा। आपके ड्रीम्स है वो पूरे हो सकते हैं, उसकी एक गारंटी मिल जाएगी अगर आपने एनटीएससी को क्रैक कर लिया। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके 9th क्लास में मार्क्स कितने थे। अगर आपने 55% मार्क्स लिए, आपने 60 लिए, डजेंट मैटर। बस ठान लीजिए। ठान लोगे तो जीत है, मान लिया तो हार है। आपने अगर ठान लिया तो एनटीएससी को क्रैक कर सकते हो। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो आपको बताया जाता है कि इतने आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। वो सक्सेस जिसके लिए आप कोशिश करें, वो सक्सेस जो ड्रीम है आपका, वो सक्सेस जो ड्रीम है आपके पेरेंट्स का। तो चलिए हम देखते हैं एनटीएससी क्या है और इसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। एनटीएससी है क्या? सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। एक स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन है जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। यानी कि उसका पहला जो लेवल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। उसके बाद आप सेकंड लेवल पे जाते हो अगर फर्स्ट को आपने क्रैक कर लिया। उसके बाद सेकंड जो लेवल पे आप पहुंच जाते हो तो नेशनल लेवल होता है। अगर आपने वहां पर लगभग 2000 के आसपास स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है सेकंड लेवल पे। हालांकि फर्स्ट लेवल पे भी आपको मिलने वाली स्कॉलरशिप जो स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो सेकंड लेवल पे आपको स्कॉलरशिप जो मिलेगी, उस स्कॉलरशिप को छोड़ दीजिएगा, आपको स्कॉलरशिप मिली है, आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होगा। कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि एनटीएससी को मोटे तौर पे कि ये क्या है। एनटीएससी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हम ज़्यादातर एनटीएससी के नाम से जानते हैं। आपने इस नाम को ज़रूर सुना होगा, लास्ट ईयर भी सुना होगा, या फिर आपने ऑनलाइन या फिर यूट्यूब वगैरह पे ज़रूर सुना होगा। एनटीएससी को कंडक्ट करवाता है एनसीईआरटी, जिसकी आप बुक्स पढ़ते हो। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये कंडक्ट करवाता है। ये कब होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जाम की बात की जाए तो ये वंस इन ईयर होता है, यानी कि साल में एक ही बार होता है। ऑनलाइन अप्लीकेशन यानी कि अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो सेम डे ही आपके दो क्वेश्चन पेपर यानी कि दो एग्जाम होंगे। आपका एक तो मैट का एग्जाम होगा, एक आपका सेट का एग्जाम होगा, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एक आपका होगा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हमने मोटे तौर पे जाना कि एनटीएससी क्या है। अब हम बात करते हैं कि एनटीएससी, मान लीजिए कि चलो सर आपने बता दिया और एनटीएससी के लिए हम अप्लाई कर देते हैं। एनटीएससी से हमें मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिलेगा आपको। पहली चीज़ हम बात करते हैं जो डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि 11th और 12th क्लास में आपको हर मंथ, पर मंथ आपको 1250 रुपीज़ मिलेंगे। कब? 11th और 12th क्लास में। जब आप ग्रेजुएशन में चले जाओगे तो आपको मिलेंगे पर मंथ 2000 रुपीज़। ओके, उसके बाद अगर आप पीएचडी करोगे तो आपको मिलेंगे पर मंथ 3000 रुपीज़। लेकिन ये जो आपको 1250 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ बताएं, तो ये आपको ज़रूरी नहीं कि इतने ही मिले, ये आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं अमाउंट। तो अभी आप सोचिए कि आपको 1250 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर से मिलने शुरू हो जाएंगे पर मंथ, उससे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन आपने कि सर आप तो बता रहे थे कि पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी हमारी, तो लाइफ के ड्रीम्स के पंख लग जाएंगे, तो वो पंख कहाँ? ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो प्रिपरेशन के दौरान आप 10th क्लास का अपना सारा बेस है, वो कंसेप्ट है, वो क्लियर कर लोगे। और जो क्लियर कर लिया जिसने, उनके लिए 11th 12th जो आपकी यूजी पीजी है वो इजी पीजी हो जाएगी आपकी, बहुत इजी होने वाली है। तो आपको एक प्रिपरेशन का जो चीज़ होती है वो होती है नींव। आपकी नींव क्लियर हो जाएगी, पहली चीज़।
कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको ये सब कुछ लगेगा कि बहुत ज़्यादा ईजी, आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। जो बच्चे एनटीएससी को क्रैक करते हैं वो यूपीएससी में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं लगभग। ओके, अब यहाँ पर कि सर फिर भी पहुंच जाते हैं और कोई बेनिफिट नहीं है, और कोई बेनिफिट है यहाँ पर। जब आप एनटीएससी को क्रैक कर लेते हो तो आपको बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि उन्हें कंफर्म होगा कि जिस बच्चे ने एनटीएससी को क्रैक किया है, इसका मतलब ये रिजल्ट औसम देने वाला है 11th-12th क्लास में। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे। जिन कोचिंग की, जैसे आप साइंस स्ट्रीम में या कॉमर्स में हो या फिर अच्छी तैयारी करे हो, तो जहाँ पर आप 1 डेढ़ 2 लाख रुपए लगाने वाले हो, 4 5 लाख रुपए लगाने वाले हो, अच्छे इंस्टीट्यूट की फीस इतनी होती है, वहाँ पे आपको विदाउट किसी फ़ी के लिए कोचिंग दी जाएगी। ओके, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है फाइनेंशियली कंडीशन के कारण पेरेंट्स आपको इतनी महंगी कोचिंग अच्छे इंस्टीट्यूट में ना दिलवा पाएँ, लेकिन अब आपको मिलेगी। ओके, तो ये हिडन बेनिफिट है, यानी कि आपको इसके कारण एक अलग और प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जब आप वहाँ पर जाओगे अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे आपको टीचर्स मिलेंगे, इसका मतलब है कि आपके लिए सक्सेस पाना थोड़ा और ईजी हो जाएगी। यानी कि वो जो स्कॉलरशिप है आपको थोड़ा अलग लेवल पे लेके गए और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। तो ये आपके बेनिफिट्स रहेंगे। बेनिफिट्स ऑटोमेटिक है कि हम अगर इनको साइडलाइन भी कर दें तो बेनिफिट ये है कि जब आप 10th क्लास का एनटीएससी क्रैक करोगे तो आपको खुद को लगेगा कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। और एक्चुअली में होता भी ऐसा है, जो बच्चे एनटीएससी क्रैक करते हैं वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। एनटीएससी की समझ में तो आ गया कि एनटीएससी है क्या, कब होता है, कैसे होता है, लेकिन हम थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह की अगर बात करें या कौन अप्लाई कर सकता है उसकी बात करें, तो एनटीएससी को कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को? इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जो एलिजिबिलिटी है, द कैंडिडेट मस्ट बी अट क्लास 10th स्टूडेंट्स, 10th क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए बस। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का हो या फिर वो प्राइवेट स्कूल का हो, ये मैटर नहीं करेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स के या प्राइवेट स्कूल के सभी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो 10th क्लास में होने चाहिए। डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हो, कोई मैटर नहीं करेगा। ओके, सभी के लिए ये एग्ज़ाम है। उसके बाद कि इसमें आपकी एज, जैसे कोई बच्चा अगर डिस्टेंस या ओपन मोड से भी पढ़ रहा है, यानी कि स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसकी एज अगर 18 ईयर्स से कम है और वो फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम वो 10th बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है पहली बार, और कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो वो बच्चा भी ये एग्ज़ाम दे सकता है चाहे वो स्कूल में ना पढ़ रहा हो। ओके, यानी कि अभी मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि 10th क्लास में जो स्टूडेंट स्टडी करें वो सभी एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब इस एग्ज़ाम को अप्लाई कौन कर सकता है, उसके बाद बात आती है कि इसकी स्टडी अगर हमें करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ें, सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि हम सिलेबस के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक आने वाले हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, लेकिन धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपकी बुक्स की बात की जाए तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी बुक में से ही होंगे। कौन से क्वेश्चंस होंगे? आपके 9th और 10th के क्वेश्चंस रहते हैं 90%। कहाँ से? 9th और 10th क्लास में से, जो आप पढ़ के आ चुके हैं। उसके अलावा आपके 10% क्वेश्चंस रहेंगे 6th 7th 8th में से, जो बेसिक है, जो 9th 10th के क्वेश्चन से रिलेटेड है। लेकिन कहाँ से रहेंगे? एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो एनसीईआरटी से बाहर हो। एनसीईआरटी की अगर आपके पास बुक है, कैपिटल के नहीं, एनसीईआरटी की अगर आपके पास बुक है तो उसी से आप स्टडी कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, फाइंड आउट कीजिए क्वेश्चंस, उनको अलग से एक बुक प्रिपेयर कीजिए, उसमें से कर लीजिए। मोर देन इनफ है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वो 1 या 2 गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल बाबा को बोलिए वो आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप निकाल लीजिए, उनको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप वो क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये तो हम 9th में पढ़ चुके हैं, अरे ये तो 10th में अभी पढ़ा हमने, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी मेहनत करें तो इसको किया जा सकता है। गलती कहाँ होती है कि बच्चे जो नहीं कर पाते, वो गलती ये करते हैं कि वो इसको अप्लाई तो कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद वो सोचते हैं कि चलो छोड़ो ना यार, एग्ज़ाम होगा तब देखा जाएगा। ओके, तो आपको ये गलती नहीं करनी, इसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है मई से, जून से, यहीं से आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए। जो आपकी 9th क्लास है उसके ऊपर फोकस यहीं से हो जाना चाहिए। उसके बाद आप 10th का साथ साथ करते जाइए, ठीक है। तो इसके अलावा और जो बुक्स अगर आप लेना चाहो तो अरिहंत की बुक आती है एनटीएससी के लिए, तो वो आप ले सकते हो। उससे थोड़ा सा आपको पैटर्न है, आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एक साथ मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा आपकी हेल्प के लिए होगा कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो कहीं आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बुक्स रहेगी।
इसके अलावा बात की जाए कि ये तो आपका हो गया कि सिलेबस बुक्स की बात की जाए, उसके लेवल क्या होते हैं एग्ज़ाम के। तो एग्ज़ाम के आपके जो लेवल होते हैं 2 लेवल होंगे। स्टेज 1 होगा जो कि स्टेट लेवल पे होता है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग मतलब ये कि अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपली यही है। जैसे आपने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 आपका रॉन्ग है, तो आपको 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, इसका 0 मिलेगा, यही होगा ना। लेकिन जो स्टेज 2 होता है उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे आपके 4 क्वेश्चन राइट हैं और आपने 3 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग कर दिए, तो उन 3 क्वेश्चंस का 1/3 1 मार्क्स आपका कट जाएगी, यानी कि 4 राइट है उसमें से भी आपके 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अभी आप स्टेज 1 के ऊपर फोकस कीजिए जहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ओके, उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप का एग्जाम होता है। तो एग्जाम पैटर्न में हम देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न में यानी कि यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 में जो एग्जाम होते हैं सेम पैटर्न रहता है। इसमें सेट और मैट का एग्जाम होता है, जो आपका स्कोलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और एक आपका होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, तो इसमें यहाँ पे दोनों ही एग्जाम की बात करें तो सेट और मैट में तो आपके क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके आपके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड रहेंगे। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन है, लेकिन जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो बच्चा भी इसको कर सकता है। ओके, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर आपने की तो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम का भी खेल होता है सारा, कि टाइम आप कितना लेते हो। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आता है लेकिन टाइम उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की तो वो नहीं सॉल्व कर पाते। उसके बाद सेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपके साइंस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे और 40 क्वेश्चन रहेंगे सोशल साइंस के। तो यहाँ पर अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है, आपका एसएस स्ट्रॉन्ग है और मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी बात बन सकती है, क्योंकि मेरिट 180 तो नहीं जाती, 180 नहीं जाती। जो मेरिट जाती है वो जाती है लगभग, आपके जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 160 के आसपास के बच्चे की उम्मीद होती है। फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं मेरिट की। और अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरीज में आ रहे हैं तो 140 के आसपास का बच्चा है वो भी उम्मीद कर सकता है। यानी आपका मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी आपकी बात बन सकती है, आपको फोकस करना है। तो ये है फाइनल जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फर्स्ट लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल में तो आपके अगर 150 के आसपास है जनरल में और यहाँ पे 130 है तो आप सेकंड स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एलिजिबल हो जाओगे आप उसके लिए, यानी कि क्रैक कर लोगे। तो यहाँ पे मेरिट है, यानी कि हमें ये स्कोर टारगेट रखना कि 160 जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए हम 140 का टारगेट लेके चलेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये स्कोर हमें करना है। ओके, तो आपका पहला जो मैट का एग्जाम रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे और सेट में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे। और सेट में जो पैटर्न रहेगा आपके साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, इससे 40 40 प्लस 20। लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर से आने शुरू हो गए, जो कि जनरल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ओके, मेंटल एबिलिटी में जो होगा कि आप कैसे रीजनिंग स्किल्स है उनको देखा जाएगा। तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जो मैंने आपको अरिहंत की जो एक बुक बताई है कि उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अब जो स्कोलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपके क्या रहेंगे, उसमें मैथ और साइंस रहेंगे और आपका सोशल साइंस कंप्लीट रहेगा, यानी कि जियो, हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स रहेगा। इनकी तैयारी है हम मज़े से करने वाले हैं, यानी अभी से नहीं, थोड़े टाइम के बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपको स्पेसिफिक वो क्वेश्चंस जो लास्ट 10 ईयर्स में एनटीएससी में आए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ ही साथ हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। 9th और 10th का पूरा सब्जेक्ट का जो पूरा सिलेबस है वो हम रगड़ डालेंगे, अच्छे से कट डालेंगे। और इस बार अगर अच्छे से आप शुरुआत अच्छे से की तो हम एनटीएससी को 4 डालेंगे। तो ये आपका हो गया पैटर्न और सिलेबस की बात हुई। यहाँ पर जो आपका मेट्रो सेट है ये आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 यहाँ और 100 यहाँ, 100 मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स, यानी कि टोटल हमारा 4 आवर्स का एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद एनटीएससी की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए कि इंपॉर्टेंट डेट्स कब होती है, जैसे कि इस बार की बात करें तो कोविड-19 की सिचुएशन के कारण हो सकता है कि ये सब कुछ डिले हो, जैसा कि लास्ट ईयर भी हुआ। लेकिन जनरल जो शेड्यूल होता है वो ये होता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है और स्टेज 2 का एग्ज़ाम होता है जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, उसके बाद जो मई और जून में सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होता है। इस बार की बात की जाए तो अगर आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि सिचुएशन ठीक होने के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जैन में होता है या फेब में होता है। और आपके एडमिट कार्ड होते हैं वो लगभग 3-4 वीक्स पहले अवेलेबल
हो जाते हैं, ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिसंबर से आप थोड़ा पहले, जब दिसंबर में फर्स्ट स्टेज होता है तो उससे 2 महीने पहले अप्लाई होता है। तो आप डेट्स को अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग लास्ट डेट होती है, तो थोड़ा सा अपडेटेड आपको रहना है कि कब ये फॉर्म्स निकले हैं, कब आपको अप्लाई करना है। क्लियर। यहाँ पर ये देखिए कि फर्स्ट जो स्टेज है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, स्टडी के साथ साथ ही हो जाएगा। सेकंड स्टेज के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा क्योंकि 10th बोर्ड्स के एग्जाम देकर के आप फ्री हो जाते हो। ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहती है कि कब ये एग्जाम्स की क्या डेट रहती है, क्या शेड्यूल नॉर्मल सिचुएशन में रहता है। अब बात आती है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको SCRT यानी कि आपकी NTSC है, वो अपने अपने स्टेट पे ऑर्डर दिए जाते हैं, जैसे भी कि SCERT होती है, जैसे NCERT होती है वैसे, तो उनको ये अप्लाई करने की अलग अलग डेट्स है वो डिक्लेयर की जाती है, थोड़ी बहुत ही आगे पीछे होती है, 1 वीक का डिफरेंस होता है। तो आप अपने स्टेट की SCERT, जैसे आपको दिल्ली की सर्च करनी है तो दिल्ली SCERT आप सर्च करोगे, या फिर जो NCERT है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कहीं पे भी जा करके आराम से आपको आप अप्लाई कर सकते हो, घर से भी अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। ओके, और इसकी जो वेबसाइट है www.ncert.in, तो यहाँ पर जा करके आप चेक कर सकते हो जब भी निकले, या फिर आप किसी भी जो इस टाइप के कंप्यूटर सेंटर्स है वहाँ जा करके अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद एक और चीज़ की कई बार आप स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि फॉर्म निकल गए। तो स्कूल्स में टीचर्स भी अनाउंस करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। और जिस जगह अगर आपने ये ठान लिया कि आपको अप्लाई करना है, NTSC का एग्ज़ाम देना है, तो आपके जब माइंड में रहेगा तो आप जब भी निकलोगे स्कूल के लिए या कहीं भी, तो आपको दिखाई देगा जगह जगह पे जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं, साइबर कैफ़े होते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है NTSC के फॉर्म अप्लाई कीजिए, तो आपको ध्यान में रह जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की बात करें कि एग्ज़ाम को अगर हमें क्रैक करना है तो हमें करना क्या होगा। तो इसके स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो समर ब्रेक है आपका, समर ब्रेक में आपको पिछली क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कीजिए। आपको जो भी बुक्स चाहिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वो चेक कीजिए। तो यहाँ पर इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको क्रैक करना मतलब एक्स्ट्रा देना ना भाई, इतना ईजी नहीं होता। एक्स्ट्रा देना है, एक्स्ट्रा देना है तो मतलब आपकी एक्स्ट्रा प्लानिंग होनी चाहिए। एक्स्ट्रा प्लानिंग में आप बुक अरेंज कीजिए, आप अपना रजिस्टर प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए चैप्टर वाइज, और ईजिली आप एक टारगेट मान के चलिए कि आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने ही करने हैं। तो उसकी प्रिपरेशन अगर अभी से करोगे, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 9th क्लास के, तो वो अभी से कीजिए। और उसके बाद जब आपके स्कूल रीओपन होते हैं या फिर आपके 10th क्लास की क्लासेस शुरू होती है, तो आपको चैप्टर्स के उसी टाइप से फोकस करना है कि आपको NTSC क्रैक करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन साथ साथ आप करते जाइए, ईजिली हो जाएगा। ओके, दूसरा ये कि जो एग्ज़ाम जो आपका ये जो एग्ज़ाम है NTSC का, इसको मिशन के तौर पे लेना है। यानी आपको ये लेना है कि इसको क्रैक करना ही है, क्योंकि मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। आपको ये मिशन के तौर पे चलना है कि आपको डेली कुछ ना कुछ करना है और क्रैक करके रहना है। क्योंकि अगर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिए तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हमने फॉर्म अप्लाई कर दिए तो लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट्स है वो अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। जो PYQS है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे और भी प्रैक्टिस सेट मैं अवेलेबल करवा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रैक्टिस है वो रेगुलरली करनी है। ओके, और इसमें प्रैक्टिस की बात सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो जो मैट का एग्ज़ाम है, उसको क्रैक करना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा 100 में से आप 90% स्कोर कर सकते हो, इजीली स्कोर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ की, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपको आ रहा है तो भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाते उतने टाइम में। ओके, इसके साथ साथ कोचिंग की बात करें तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 9th क्लास आप पढ़ चुके हो, 10th क्लास आप पढ़ने वाले हो, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने, वो आपके तभी होंगे जब आप पढ़ोगे, पढ़ाने से नहीं होंगे, आपको पढ़ना है। तो आप अपनी स्टडी को तैयारी कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो कोचिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप अलग से कोचिंग क्लासेस जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये हुई टोटल जो आपके NTSC की बात, कि NTSC में क्या होता है, कैसे होता है, कब अप्लाई किया जा सकता है और आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कुछ दिन पहले हमने 10th क्लास के टाइम टेबल को शेयर किया था कि इस लॉकडाउन पीरियड में, इस टाइम पीरियड में आप कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे, कैसे आप प्लानिंग करोगे।
अगर हमारा टारगेट 95% या 100% के आसपास का है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ अगर ये एनटीएससी का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।